सोचिए कि आप शेयर मार्केट के समंदर में हैं। हर तरफ भीड़, शोर, अफवाहें, अचानक गिरते और उछलते भाव, और आप बीच समुद्र में अकेले खड़े हैं, डरे हुए, उलझे हुए। अब सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा कंपास हो जो आपको ठीक उसी लहर के आने से पहले बता दे, जिस पर सवारी करके आप सीधे मुनाफे के किनारे तक पहुंच सकें। जी हां, वही है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो भावनाओं की भीड़ में सटीक गणना करता है। और इसी सिस्टम के जरिए लेखक ने अपनी ट्रेडिंग लाइफ को न सिर्फ संभाला, बल्कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स तक पहुंचाया। तो अगर आप भी ट्रेडिंग के इस जादुई मंत्र को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 1, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है और यह पैसा कैसे बनाता है। पॉइंट 1, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मूल मंत्र। भावों की रेंज से बाहर की छलांग। शेयर मार्केट में अक्सर स्टॉक्स एक रेंज में घूमते रहते हैं, ऊपर की एक सीमा, नीचे की एक सीमा। लेकिन कभी कभी एक ऐसा क्षण आता है जब भाव इस सीमित दायरे को तोड़कर तेजी से ऊपर या नीचे निकल जाते हैं, और यही होता है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं होता। ये उस वक्त होता है जब बाजार की साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई का संतुलन और ट्रेडर्स की भावना एक साथ बदलती है। लेखक बताते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मूल मंत्र है अपेक्षा से पहले प्रतिक्रिया करना। इसका अर्थ है, जब आप उस स्तर को पहचान लेते हैं जहां अधिकतर लोग या तो भयभीत हो जाते हैं या लालच में आ जाते हैं, तब आप शांति से उस स्तर पर ट्रिगर पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक RS100 RS110 के बीच कई दिनों से घूम रहा है और अचानक वह RS11 को पार करता है, तो यह संकेत हो सकता है कि एक नया बाइंग प्रेशर शुरू हो गया है। लेकिन ब्रेकआउट पकड़ने का असली हुनर यह नहीं कि वह स्तर पार हो गया, बल्कि यह कि आपने उसे साइंटिफिक लॉजिक से पहचाना, न कि अफवाह या भावनाओं से। इसलिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं, यह भावनाओं और आंकड़ों की साझेदारी है। पॉइंट 2, ब्रेकआउट सही में हुआ है या फर्जी है। फॉल्स ब्रेकआउट की भूल भुलैया। ब्रेकआउट सुनने में जितना रोमांचक लगता है, व्यवहार में उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार मार्केट हमें झांसा देता है। इस भ्रम का नाम है फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब स्टॉक एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को पार करता है, लेकिन कुछ समय बाद वापस उसी दायरे में लौट आता है। यानी जिसने तेजी की उम्मीद में पोजीशन ली, वह उलझ कर रह जाता है। फॉल्स ब्रेकआउट के कारण इंस्टीट्यूशंस अपने बाय ऑर्डर्स को ऊपर की ओर ट्रिगर करते हैं, ताकि रिटेल ट्रेडर्स फंस जाए। कम वॉल्यूम में प्राइस जंप दिखाना। न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी रिटेल ट्रेडर्स की उम्मीदों का अत्यधिक जमाव। लेखक यहां बहुत ही सरल नियम देते हैं। प्राइस से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्राइस के पीछे का वॉल्यूम और कॉन्टेक्स्ट। यानी अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन उस समय वॉल्यूम कम है, तो वह संदेहास्पद है। साथ ही यदि स्टॉक का मूव ब्रॉडर मार्केट से मेल नहीं खाता या अन्य कॉन्फर्मेटोरी इंडिकेटर्स जैसे RSI, मूविंग एवरेज या कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ब्रेकआउट के पीछे की सच्चाई पर शक जरूरी है। यही अंतर करता है एक एमेच्योर ट्रेडर और एक डिसिप्लिन्ड ब्रेकआउट ट्रेडर के बीच। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं, ब्रेकआउट सिर्फ एक लाइन का पार होना नहीं, बल्कि माइंडसेट, मेथड और मैच्योरिटी का मिश्रण है। पॉइंट 3, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के 3 स्वर्णिम नियम जो हर ट्रेडर को जानने चाहिए। लेखक ने अपने वर्षों के अनुभव से ब्रेकआउट ट्रेडिंग के 3 ऐसे स्वर्णिम नियम निकाले हैं जिनसे एक सामान्य ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल बन सकता है, यदि वह अनुशासन से पालन करे। रूल 1, सेटअप से पहले नो इमोशन और एग्जीक्यूशन के बाद नो रिएक्शन। कई ट्रेडर्स ट्रेंड शुरू होने के बाद एंटर करते हैं जब मीडिया में चर्चा होती है। लेखक सलाह देते हैं कि एंट्री केवल उसी समय करें जब ब्रेकआउट रूल बेस्ड हो, यानी चार्ट पर क्लीन लेवल, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन और क्लियर ट्रेंड दिखे। एंट्री के बाद वह ट्रेड ठीक हो या गलत, आपको उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सेट टारगेट, स्टॉप लॉस और माइंडसेट एक मशीन जैसा। रूल 2, वॉल्यूम इज द वॉइस ऑफ प्राइस।
कोई भी ब्रेकआउट तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक उसके साथ वॉल्यूम नहीं जुड़ा हो। वॉल्यूम हमें बताता है कि ब्रेकआउट के पीछे सच्चा समर्थन है या सिर्फ मार्केट का छलावा। रूल 3, वेट फॉर रिटेस्ट, लेट प्राइस कम टू यू। लेखक मानते हैं कि रिटेस्ट एक मानसिक गेम है जो टेस्टिंग पेशेंस करता है। यदि कोई स्टॉक RSI 100 से RSI 110 का ब्रेकआउट करता है तो अक्सर वह RSI 110 से फिर RSI 230 और RSI 208 तक वापस आता है। रिटेस्ट यही वह मौका होता है जब एक्सपीरियंस ट्रेडर सही एंट्री लेता है, जबकि बाकी लोग या तो डर से एग्जिट करते हैं या एंट्री ही नहीं करते। इसलिए लेखक कहते हैं, वेट नॉट टू चेस बट टू कॉन्कर। चैप्टर 2, ब्रेकआउट एंट्री एग्जिट मास्टरी, सही एंट्री सटीक एग्जिट। लेखक इस अध्याय में बार बार यह बात दोहराते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कोई एंट्री लो, एग्जिट करो, पैसा बना लो वाला शॉर्टकट नहीं है। यह एक सटीक रणनीति है जिसमें आपकी एंट्री का समय, स्थान और मन स्थिति और आपकी एग्जिट का कारण, लॉजिक और गणना, इन सब का मेल होना जरूरी है। पॉइंट 1, सही एंट्री की 3 कंडीशंस। देर आए दुरुस्त आए नहीं, ठीक वक्त पर आए। अक्सर रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद अचानक जंप मारते हैं, लेकिन लेखक मानते हैं कि सबसे कामयाब एंट्री वही होती है जो प्री डिफाइंड सेटअप के आधार पर ली जाए। इसके लिए लेखक 3 कंडीशंस बताते हैं। बीट ब्रेकआउट लेवल शुड बी क्लियर, यानी प्राइस पिछले हाई या रेजिस्टेंस को साफ तौर पर तोड़ रहा हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो। 2, वॉल्यूम मस्ट बी हायर देन लास्ट 10 सेशंस एवरेज। इसका मतलब है कि प्राइस मूव में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जुड़ा है। 3, कैंडल क्लोज होना जरूरी है। इंट्राडे स्पाइक पर नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज पर डिसीजन लिया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर एक स्टॉक RSI 150 RSI 160 की रेंज में है और RSI 160 पर कैंडल ब्रेकआउट देती है जिसमें वॉल्यूम पिछले 10 दिनों से दोगुना हो, तो यह एक आइडियल एंट्री सेटअप हो सकता है। इसके अलावा लेखक एक खास संकेत पर जोर देते हैं, रिटेस्ट एंट्री, मतलब ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक उसी लेवल पर दोबारा आता है लेकिन फिर सपोर्ट लेकर बाउंस करता है, तो वहीं पर सबसे सुरक्षित एंट्री पॉइंट बनता है। एंट्री का उद्देश्य यह नहीं कि आप जल्द से जल्द ट्रेड में घुस जाएं, बल्कि यह कि आप कॉन्फर्मेशन के साथ घुसें ताकि भावनाओं की जगह रणनीति काम करे। पॉइंट 2, स्टॉप लॉस, नुकसान की सीमा तय करना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की पहचान है। एंट्री के बाद सबसे बड़ी भूल जो अधिकांश ट्रेडर्स करते हैं वह है नो स्टॉप लॉस ट्रेंड। लेखक के अनुसार स्टॉप लॉस तय न करना रणनीति नहीं, जुआ खेलना। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हमेशा टेक्निकल स्ट्रक्चर के आधार पर तय किया जाना चाहिए, न कि मन से। यानी यदि ब्रेकआउट लेवल RSI 160 है और रिटेस्ट RSI 162 पर हो रहा है, तो आइडियल स्टॉप लॉस RSI 168 RSI 150 के आसपास होना चाहिए, यानी उस लेवल से नीचे जहां ब्रेकआउट इनवैलिड हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण नियम लेखक बताते हैं, स्टॉप लॉस शुड नेवर बी वाइडेंड वंस ट्रेड इज एंटर्ड, क्योंकि जैसे ही आप SL को भावनात्मक कारणों से बढ़ाते हैं, आप कंट्रोल खो देते हैं और होप ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, जो सबसे खतरनाक मानसिक जाल है। लेखक यह भी सलाह देते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड में कभी भी फिक्स्ड रिस्क से ज्यादा पोजीशन साइज न लें। यदि आपका कैपिटल RS 1 की 1000 है और आप प्रति ट्रेड 8% रिस्क लेना चाहते हैं, तो अधिकतम लॉस RS 21,000 होना चाहिए। इस प्रोसेस से आप ट्रेड में इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं और हर ट्रेड को एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं। पॉइंट 3, एग्जिट, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही वक्त पर घर लाना। बहुत से ट्रेडर्स सही एंट्री ले लेते हैं लेकिन एग्जिट के मोर्चे पर फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, एग्जिट इज वेयर मनी इज मेड और लॉस्ट। एग्जिट के 3 जरूरी तरीके बताए गए हैं। पेन, टारगेट बेस्ड एग्जिट, यदि ब्रेकआउट से पहले चार्ट पैटर्न जैसे फ्लैग, कप एंड हैंडल, ट्रायंगल आदि बन रहा था, तो उस पैटर्न की हाइट को मेजर करके लॉजिकल टारगेट तय करें। जैसे ट्रायंगल की हाइट RS 20 है और ब्रेकआउट RSI 160 पर है, तो टारगेट RS 180 होना चाहिए। 2, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आप स्टॉप लॉस को पीछे पीछे मूव करते जाइए। इससे आपको ट्रेंड में बने रहने का फायदा मिलता है
उदाहरण, SL RS 962 से RS 964, फिर RS 998 करते जाएं। 3. टाइम बेस्ड एग्जिट। लेखक मानते हैं कि यदि ट्रेड 3 या 5 दिन में मूव नहीं कर रहा और प्राइस रेंज बाउंड हो गया है तो एग्जिट ले लेना बेहतर होता है। टाइम इज ऑल्सो रिस्क। यह सलाह उनके अनुभव से निकली है। बोनस टिप, एग्जिट तभी करें जब या तो प्राइस एक्शन कमजोर हो जाए या वॉल्यूम सूख जाए। पैनिक या प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी में नहीं। लेखक एग्जिट को एक कला मानते हैं जहां फियर और ग्रीड के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। चैप्टर 3, टॉप ब्रेकआउट पैटर्न्स जो सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं। लेखक इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग केवल प्राइस के ऊपर नीचे होने पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कुछ खास चार्ट पैटर्न्स पर आधारित है जिन्हें पहचानने से आप एंट्री और एग्जिट का फैसला बेहतर कर सकते हैं। ये पैटर्न सिर्फ लाइंस नहीं, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी के नक्शे होते हैं जो बताते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई कब और कहां निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है। पॉइंट 1, क्लासिक पैटर्न्स। चार्ट की भाषा में सबसे विश्वसनीय संकेत क्लासिक पैटर्न्स वे होते हैं जो वर्षों से चार्ट एनालिसिस की दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। 1. फ्लैग एंड पोल पैटर्न। प्राइस में तेज उछाल होता है, पोल, फिर एक स्लोपिंग रेक्टेंगल के रूप में छोटा सा करेक्शन, फ्लैग। जैसे ही प्राइस उस फ्लैग से बाहर निकलता है, फिर से उसी दिशा में तेजी दिखती है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी ट्रेंड चालू रहेगा। 2. कप एंड हैंडल पैटर्न। पहले प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है और फिर वापस ऊपर जाता है, जिससे कप का आकार बनता है। फिर हल्का करेक्शन होता है, हैंडल बनता है। जब प्राइस हैंडल से ब्रेकआउट करता है, तब यह बड़े मूव का संकेत देता है। यह पैटर्न मोमेंटम स्टॉक्स में ज्यादा देखा जाता है। 3. असेंडिंग ट्रायंगल, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और हायर लोस, यानी बायर्स हर बार ऊंचे दाम पर खरीदारी कर रहे हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है, एक तेज ब्रेकआउट मिलता है। यह बुलिश पैटर्न है और बहुत सफलतापूर्वक काम करता है जब वॉल्यूम साथ हो। लेखक बार बार जोर देते हैं कि क्लासिक पैटर्न्स तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन और क्लियर ब्रेकआउट हो, वरना वही पैटर्न फॉल्स सिग्नल बन जाता है। पॉइंट 2, लेसर नोन पैटर्न्स जो दिखते साधारण हैं पर देते हैं असाधारण रिटर्न। कुछ पैटर्न्स इतने कॉमन नहीं हैं, लेकिन जिनका समझदार उपयोग बहुत बड़े लाभ का कारण बन सकता है। 1. नैरो रेंज ब्रेकआउट, NR7 और NR81। जब किसी स्टॉक की कीमत कई दिनों तक बहुत छोटी रेंज में घूमती है, कम वोलेटिलिटी, तब वह एक कॉइल की तरह एनर्जी जमा कर रही होती है। जैसे ही ब्रेकआउट आता है, वह तेज, स्पष्ट और डायरेक्शनल होता है। इस पैटर्न में रिस्क कम और रिवॉर्ड बड़ा होता है। 2. रेक्टेंगल कंसोलिडेशन। प्राइस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के भीतर घूमता है, कुछ दिनों तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच। ब्रेकआउट होने पर टारगेट बॉक्स की हाइट के बराबर माना जाता है। यह पैटर्न बहुत उपयोगी होता है न्यूज बेस्ड या अर्निंग सीजन के बाद। 3. ब्रेकआउट विद RSI डिवर्जेंस। कभी कभी प्राइस हाई बनाता है, लेकिन RSI लोअर हाई दिखाता है या उल्टा। यदि इस डाइवर्जेंस के बाद ब्रेकआउट आता है, तो यह अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय होता है। यह पैटर्न स्मार्ट मनी एक्टिविटी का संकेत देता है। लेखक बताते हैं कि इन पैटर्न्स का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मार्केट की ऊर्जा कहां इकट्ठी हो रही है, ताकि हम उसके रिलीज के समय पहले से तैयार रहें। पॉइंट 3, पैटर्न सिलेक्शन में 3 फिल्टर्स, ताकि फेक सिग्नल से बचा जा सके। पैटर्न तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हर पैटर्न सफल नहीं होता। इसलिए लेखक ने 3 जरूरी फिल्टर्स बताए हैं जिनसे पैटर्न को वैलिड माना जा सकता है। 1. कॉन्टेक्स्ट फिल्टर। पैटर्न मार्केट की कौन सी स्थिति में बन रहा है? क्या मार्केट स्ट्रांग है या वीक? पैटर्न किसी अप ट्रेंड में बन रहा है या डाउन ट्रेंड में? बिना कॉन्टेक्स्ट समझे पैटर्न पर भरोसा करना जाल में फंसने जैसा है। 2. वॉल्यूम फिल्टर। पैटर्न के ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम कम होना चाहिए, एनर्जी कंप्रेस हो रही हो। वॉल्यूम में अचानक उछाल संकेत देता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं। 3. टाइम फ्रेम फिल्टर।
पैटर्न किस टाइम फ्रेम पर बन रहा है? हायर टाइम फ्रेम, डेली वीकली पर बने पैटर्न ज्यादा प्रभावी होते हैं। इंट्राडे ब्रेकआउट्स अक्सर फॉल्स होते हैं जब तक कि वे बड़े टाइम फ्रेम से कंफर्म ना हो। बोनस टिप, एक पैटर्न तब सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जब वह मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दे, यानी डेली चार्ट पर ब्रेकआउट हो और वीकली पर भी उसी दिशा में मोमेंटम दिख रहा हो। चैप्टर 4, रिस्क मैनेजमेंट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हार से कैसे बचें। लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे रिस्क लेना नहीं जानते बल्कि गैम्बल करना जानते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है यदि रिस्क को मैनेज न किया जाए। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं देखता बल्कि लॉस की सीमा, कैपिटल एलोकेशन और मानसिक स्थिति को भी एक सिस्टम के तहत देखता है। पॉइंट 1, पोजीशन साइजिंग, कितनी मात्रा में ट्रेड लें यह जानना जीवन रक्षा जैसा है। लेखक इस विषय को सबसे ऊपर रखते हैं। ट्रेड कितना बड़ा लेना है यह तय करता है कि आप लंबे समय तक गेम में बने रहेंगे या एक ही गलती से बाहर हो जाएंगे। पोजीशन साइजिंग का अर्थ है आप कितने शेयर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और उसका आपके कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका एक सरल सूत्र लेखक देते हैं, पोजीशन साइज और रिस्क पर ट्रेड, वार्षिक टेंस, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस। उदाहरण, मान लीजिए आपकी पूंजी ₹1000 है और आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लेना चाहते हैं, यानी ₹1000। एंट्री प्राइस R120 है और स्टॉप लॉस R150 है। रिस्क पर शेयर ऑयश के कॉकिट R100। पोजीशन साइज R120 से R200 शेयर्स। इसका लाभ यह होता है कि हर ट्रेड में रिस्क फिक्स रहता है, चाहे ट्रेड सफल हो या नहीं। इससे मन में डर और लालच कम होता है और सोच साफ रहती है। पोजीशन साइजिंग यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई एक गलत ट्रेड आपके पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान न पहुंचा दे। इससे आप बार बार छोटी गलतियों से सीख सकते हैं बिना कैपिटल खोए। पॉइंट 2, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हमेशा फायदा नुकसान से बड़ा क्यों होना चाहिए। किसी भी ट्रेड का सबसे महत्वपूर्ण गणितीय मूल्य है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। लेखक कहते हैं हर ट्रेड में एक चीज तय होनी चाहिए, मैं कितना खो सकता हूं और कितना पा सकता हूं। उदाहरण, यदि आप RS120 पर स्टॉक खरीदते हैं, SL RS150 है और टारगेट RS130 है, तो रिस्क RS5 है, रिवॉर्ड RS10 है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बाय 1:2 लेखक मानते हैं कि लंबे समय तक टिकने और फायदे में रहने का यही एकमात्र गारंटी वाला फॉर्मूला है। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 4 सही हुए, आपको 2x फायदा, 6 गलत, आपने 1x नुकसान झेला। बार टोटल प्रॉफिट 4x $2000 और $38,000। टोटल लॉस 12x $20,000 और $40,000। सरप्लस नेट प्रॉफिट 10,000, यानी सिर्फ 40% सक्सेस रेट से भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में आ सकते हैं यदि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही रखा गया हो। लेखक इसे मैथमेटिकल एज कहते हैं जो आम ट्रेडर्स को नहीं पता होता। पॉइंट 3, इमोशनल रिस्क, असली दुश्मन लॉस नहीं, आपकी प्रतिक्रिया है। लेखक इस अध्याय में एक गहरा बिंदु जोड़ते हैं। रिस्क सिर्फ पैसों का नहीं, भावनाओं का भी होता है। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो डर हावी होता है और जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो लालच। यहीं से शुरू होती है इमोशनल ट्रेडिंग जो किसी भी स्ट्रेटेजी को नाकाम कर सकती है। इसलिए लेखक कुछ माइंडसेट टूल्स साझा करते हैं। 1, एक्सेप्टिंग लॉसेस एज पार्ट ऑफ द गेम, हर लॉस असफलता नहीं, एक डेटा पॉइंट है। यह आपकी स्ट्रेटेजी का टेस्टिंग फेज है। 2, प्री डिफाइंड एग्जिट रूल्स, एग्जिट फीलिंग के आधार पर नहीं, फॉर्मूला के आधार पर करें। यदि SL हिट होता है, कोई दू या खाक नहीं। यदि टारगेट हिट होता है, कोई अति उत्साह नहीं। 3, जर्नल मेंटेन करें, हर ट्रेड के एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन को लिखें। यह आपको खुद को ऑब्जर्व करने का चांस देता है। 4, 1% रूल फॉर मेंटल कामनेस, यदि आप जानते हैं कि सबसे खराब स्थिति में भी सिर्फ 1% नुकसान होगा तो डिसीजन क्लियर रहेगा। लेखक बार बार कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी आपको पैसा तभी कमवाएगी जब आप अपने अंदर के डर, लालच और उम्मीदों को मैनेज कर सकें। चैप्टर 5, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट का समर्थन करने वाले संकेतक। लेखक का मानना है
कि इंडिकेटर्स का उपयोग ब्रेकआउट की पुष्टि कॉन्फर्मेशन के लिए किया जाना चाहिए, न कि एंट्री लेने का आधार बनाने के लिए। इंडिकेटर्स को केवल तभी काम में लेना चाहिए जब वो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को सपोर्ट करें। इस अध्याय में हम 3 ऐसे इंडिकेटर्स को विस्तार से समझते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए सबसे विश्वसनीय और उपयोगी हैं। पॉइंट 1, वॉल्यूम ब्रेकआउट का सबसे सच्चा और सीधा संकेतक लेखक कहते हैं। यदि प्राइस राजा है तो वॉल्यूम उसका प्रधानमंत्री है। ब्रेकआउट तभी भरोसेमंद माना जाता है जब उसके पीछे वॉल्यूम की ताकत हो। वॉल्यूम हमें यह बताता है कि क्या उस ब्रेकआउट में इंस्टीट्यूशंस भाग ले रहे हैं, क्या उसमें भीड़ का समर्थन है, या क्या वो केवल एक लो लिक्विडिटी ट्रैप है। एक अच्छा ब्रेकआउट तब माना जाता है जब ब्रेकआउट वाले दिन का वॉल्यूम पिछले 10 दिनों के औसत से अधिक हो। ब्रेकआउट से पहले के 3 और 5 दिन लो वॉल्यूम कंसोलिडेशन दिखाए, मतलब प्राइस एनर्जी जमा कर रहा हो। ब्रेकआउट के बाद लगातार 2-3 दिन वॉल्यूम ऊपर बना रहे। बोनस टिप, अगर वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्राइस रेजिस्टेंस के करीब जा रहा है तो यह सबसे मजबूत संकेत है कि ब्रेकआउट ऑथेंटिक है। वॉल्यूम स्पाइक के साथ ब्रेकआउट अक्सर मोमेंटम की शुरुआत का संकेत होता है, और बिना वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट अक्सर फेक या शॉर्ट लिव्ड होता है। पॉइंट 2, मूविंग एवरेजेस ट्रेंड और मोमेंटम के संयोजन का संकेतक मूविंग एवरेजेस एमए, विशेषकर सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन में बहुत उपयोगी होते हैं। लेखक बताते हैं कि ब्रेकआउट के लिए विशेष रूप से ये एमएज प्रभावी माने जाते हैं। 20 ईएमए शॉर्ट टर्म मोमेंटम, यदि प्राइस ब्रेकआउट के समय 20 ईएमए से ऊपर हो और ईएमए भी ऊपर की ओर झुका हो तो यह संकेत है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम मजबूत है। 50 एसएमए मिड टर्म ट्रेंड कॉन्फर्मेशन, यदि ब्रेकआउट के पहले प्राइस 50 एसएमए के नीचे था और अब ऊपर जा रहा है तो यह ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। 3, कॉन्फ्लुएंस जोन, जब प्राइस ब्रेकआउट लेवल और एमए एक ही जगह के आसपास हो, यह स्थिति हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट का संकेत देती है। उदाहरण, मान लीजिए स्टॉक RS के 985 के रेजिस्टेंस पर है और उसी समय 20 ईएमए भी RS 149 पर है। यदि प्राइस RS 152 पर ब्रेकआउट करता है और वॉल्यूम हाई है तो यह एक बहुत ही भरोसेमंद सेटअप होगा। लेखक कहते हैं, मूविंग एवरेजेस अलोन डोंट प्रिडिक्ट ब्रेकआउट्स बट दे हेल्प अस राइड देम सेफली। पॉइंट 3, RSI और MACD इंटरनल स्ट्रेंथ और ट्रेंड कॉन्फर्मेशन के दो साथी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस MACD। ये दो इंडिकेटर्स ब्रेकआउट की पुष्टि में बहुत उपयोगी हो सकते हैं यदि इनका सही उपयोग किया जाए। एक RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI 40 से 60 के बीच घूम रहा हो और ब्रेकआउट के साथ यह 60 के ऊपर जाए तो यह मोमेंटम के स्टार्ट का संकेत है। यदि ब्रेकआउट से पहले RSI डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI नीचे, तो सतर्क रहें, यह फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। 2, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करे और ब्रेकआउट भी साथ हो तो यह डबल कॉन्फर्मेशन होता है। यदि MACD हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव जोन में बढ़ रहा हो तो ट्रेंड स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि RSI और MACD को ओवर रिलायबल न बनाएं। ये इंडिकेटर्स तभी उपयोगी हैं जब आप उन्हें प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम के साथ मिलाकर देखें। बोनस टिप, अगर तीनों प्राइस ब्रेकआउट, हाई वॉल्यूम और RSI और 60 एक साथ दिखाई दें तो वह ट्रेंड बहुत विश्वसनीय होता है। चैप्टर 6, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ब्रेकआउट को समय के साथ कैसे वैलिडेट करें। लेखक मानते हैं कि अगर आप केवल एक टाइम फ्रेम जैसे 15 मीन या डेली चार्ट पर भरोसा करते हैं तो आप अधूरी तस्वीर देख रहे हैं। ब्रेकआउट तभी सबसे ज्यादा पावरफुल और रिलायबल होता है जब वह हायर टाइम फ्रेम से अलाइन हो, यानी कि बड़ी तस्वीर में भी वही दिशा दिखाई दे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस MTA ब्रेकआउट ट्रेडिंग की गहराई को समझने का तरीका है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या यह मूव सच्चा है या सिर्फ शॉर्ट टर्म नॉइज। पॉइंट 1, टॉप डाउन अप्रोच, पहले जंगल को देखिए फिर पेड़ को। लेखक बताते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का
सबसे अच्छा तरीका है टॉप डाउन अप्रोच अपनाना। मतलब 1, सबसे पहले वीकली चार्ट देखें, ट्रेंड क्या है। 2, फिर डेली चार्ट देखें, क्या कोई कंसोलिडेशन या पैटर्न है। 3, अंत में इंट्राडे 15वें मार्मिन या 12,000 पर एंट्री सेटअप देखें। उदाहरण के तौर पर वीकली चार्ट पर आप देखते हैं कि स्टॉक RF 500 का रेजिस्टेंस पिछले 6 महीनों से पार नहीं कर पाया है। अब डेली चार्ट पर वह RF 100 पावेन बेमनी 100 की नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इंट्राडे चार्ट पर आपको RS 2 पर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखता है, तो यह एक मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्म्ड ब्रेकआउट बनता है, जहां हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, मीडियम टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री एक साथ लाइन में आ जाते हैं। लेखक इसे ब्रेकआउट विद कन्विक्शन कहते हैं। ऐसा ब्रेकआउट जिसे बड़ी कैपिटल, इंस्टीट्यूशंस और मार्केट की दिशा सब समर्थन दे रहे हैं। पॉइंट 2, टाइम फ्रेम कॉन्फ्लिक्ट्स। जब अलग अलग चार्ट अलग दिशा दिखाते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब वीकली चार्ट कुछ और कहता है, डेली कुछ और इंट्राडे बिल्कुल उल्टा। ऐसे में लेखक कुछ सख्त गाइडलाइंस देते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट पर ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट पर ट्रेंड वीक है या प्राइस रेजिस्टेंस से दूर नहीं गया है, तो अवॉइड करें। अगर डेली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग पैटर्न है लेकिन वीकली ट्रेंड अब भी डाउन है, तो छोटा टारगेट और टाइट SL रखें। केवल तभी अग्रेसिव एंट्री करें जब सभी टाइम फ्रेम्स सेम डायरेक्शन में हों। बोनस टिप, अगर ब्रेकआउट हायर टाइम फ्रेम पर हो रहा है तो उसे बड़ी मछली माना जाना चाहिए। उसमें रिस्क ज्यादा होगा लेकिन रिवॉर्ड भी अधिक संभावित होगा। पॉइंट 3, टाइम फ्रेम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज। हर टाइम फ्रेम का उपयोग कहां और कैसे करें। लेखक हर टाइम फ्रेम को एक विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। एक वीकली चार्ट, ट्रेंड फाइंडर, यहां से आपको बिगर पिक्चर दिखेगा। क्या यह स्टॉक पिछले 6 महीने से साइडवेज है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। केवल स्ट्रॉन्ग वीकली बेस से निकले ब्रेकआउट्स को ही लॉन्ग टर्म पोजीशंस के लिए कंसीडर करें। 2, डेली चार्ट, पैटर्न और स्ट्रक्चर एनालाइजर। यहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कप हैंडल, ट्रायंगल, फ्लैग आदि। डेली चार्ट से ही मोस्ट रिलायबल ब्रेकआउट लेवल्स निकलते हैं। 3, इंट्राडे चार्ट, 15 मिनट से 1 आवर। एंट्री टाइमिंग, यह चार्ट एंट्री के लिए है, कॉन्फर्मेशन के लिए नहीं। इंट्राडे पर आप प्राइस और वॉल्यूम एक्शन ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल, मोमेंटम सर्ज या रिटेस्ट अपॉर्चुनिटी। इस तरह से हर टाइम फ्रेम का एक पर्पस है और लेखक यही समझाते हैं कि जब ये तीनों पर्पस साथ मिलते हैं तभी आप एक फुल कॉन्फिडेंस ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यह सिर्फ टेक्निकल सेटअप नहीं बल्कि एक सिस्टेमिक प्रोसेस है जिसमें आपका हर ट्रेड एक थॉटफुल एग्जीक्यूशन बन जाता है। चैप्टर 7, साइकोलॉजी ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मानसिक संतुलन ही असली गेम है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सटीक वाक्य से करते हैं। सही ब्रेकआउट पकड़ना आसान है, लेकिन उसे पकड़े रहने का आत्मविश्वास बहुत दुर्लभ है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में असली कठिनाई एंट्री लेने में नहीं है, बल्कि उस एंट्री को कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ निभाने में है, और यही काम करता है मानसिक संतुलन। पॉइंट 1, ब्रेकआउट ट्रेडर बनना। बार्गिडॉस, भरोसा और धैर्य का अभ्यास करना। जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो प्राइस तुरंत ही तेजी से नहीं भागता। कई बार वह वापस रिटेस्ट करता है, कुछ समय साइडवेज जाता है और इसी दौरान ट्रेडर घबरा जाता है। लेखक कहते हैं हर ब्रेकआउट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, आपका मन कहता है शायद यह फॉल्स ब्रेकआउट है। जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, लालच कहता है एग्जिट कर ले, प्रॉफिट बुक कर ले, और जब प्राइस थोड़ा गिरता है, डर कहता है चलो निकल लो, लॉस बढ़ जाएगा। यह भावनात्मक झूला आपको सिस्टम से बाहर खींच लेता है और आप हर बार स्टॉप लॉस या अर्ली एग्जिट में फंस जाते हैं। इसका समाधान है प्री ट्रेड मेंटल प्रिपरेशन। एंट्री लेने से पहले आप खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, क्या यह ब्रेकआउट तकनीकी रूप से वैलिड है। 2, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड लॉजिक सेट है। 3, क्या मैं इस ट्रेड में इमोशनल रिएक्शन नहीं, लॉजिकल एग्जीक्यूशन कर पाऊंगा। यदि तीनों का जवाब हां है, तभी ट्रेड लीजिए, वरना नो ट्रेड इज बेटर देन अ रॉन्ग ट्रेड।
पॉइंट 2, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन, ब्रेकआउट ट्रेडिंग की सबसे बड़ी मानसिक चुनौती है फोमो। जब कोई स्टॉक अचानक तेजी से भागता है और आप उस मूवमेंट को मिस कर देते हैं तो मन में बेचैनी होती है। अगली बार आप सोचते हैं अब की बार चूकना नहीं है, और फिर आप जल्दबाजी में बिना कॉन्फर्मेशन के ट्रेड में कूद जाते हैं। लेखक इसे रिवेंज माइंडसेट कहते हैं, जो बार बार लॉस देता है। फोमो के प्रभाव: जल्द एंट्री लेना, प्री ब्रेकआउट एंट्री, ओवर पोजीशन साइज रखना, एसएल बहुत टाइट रखना, डर से एग्जिट जल्दी कर देना, लाभ के डर से। इससे बचने का तरीका है प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। आपको हर बार सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, चाहे कोई स्टॉक आरएस देन ऊपर चला जाए या RS100 ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी एक इन्फिनिट गेम है जहां हर ट्रेड एक प्रैक्टिस है, न कि अंतिम परीक्षा। लेखक का मंत्र: मार्केट रोज मौके देता है लेकिन संतुलन सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। पॉइंट 3, डिसिप्लिन, इमोशनल मास्टरी प्लस रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन। ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और डेटा की बात नहीं है, यह आत्म अनुशासन का अभ्यास है। लेखक इस अध्याय के अंत में 5 मेंटल रूल्स बताते हैं जो हर ब्रेकआउट ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। 1, डोंट ट्रेड टू इंप्रेस, सिर्फ इसलिए ट्रेड न करें कि किसी को दिखाना है। 2, बी ओके विथ मिसिंग ट्रेड्स, हर ब्रेकआउट पकड़ना जरूरी नहीं, पर गलत एंट्री से बचना जरूरी है। 3, ट्रैक योर इमोशंस, हर ट्रेड के बाद एक लाइन लिखिए, इस ट्रेड में मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। 4, टेक ब्रेक्स, लगातार लॉस के बाद 2 दिन ट्रेड न करना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। 5, रिस्पेक्ट एसएल, एसएल हिट होना स्ट्रैटेजी की सफलता है, न कि असफलता। बोनस थॉट: अगर आपका दिमाग स्टेबल है तो एक एवरेज स्ट्रैटेजी भी आपको फायदा दिला सकती है, लेकिन अगर दिमाग अनस्टेबल है तो सबसे बेहतरीन सेटअप भी आपको नुकसान में डाल सकता है। चैप्टर 8, ब्रेकआउट फिल्टर्स, हर ट्रेड को स्कैन ना करें, सिर्फ बेस्ट को चुनें। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही प्रभावशाली विचार से करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में पैसा कमाना स्कैनिंग से नहीं, फिल्टरिंग से होता है। हर दिन सैकड़ों स्टॉक्स कुछ ना कुछ ब्रेक कर रहे होते हैं, कोई प्राइस रेंज, कोई मूविंग एवरेज, कोई ट्रेंड लाइन, लेकिन उन सभी में ट्रेड लेना एक ट्रैप बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसा सिस्टम तैयार करें जो हमें केवल हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क और क्लियर स्ट्रक्चर वाले ब्रेकआउट्स दिखाए, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स। पॉइंट 1, स्ट्रक्चरल फिल्टर्स, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस से निकले ब्रेकआउट्स को ही कंसिडर करें। लेखक मानते हैं कि किसी भी ब्रेकआउट को चुनने से पहले उसके स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है, यानी कि उसके पहले की प्राइस एक्शन कैसी थी। स्ट्रक्चरल फिल्टर से आप यह समझते हैं कि क्या यह ब्रेकआउट भरोसेमंद है या नॉइज। मेन स्ट्रक्चरल फिल्टर्स: टाइट कंसोलिडेशन, प्राइस कम से कम 10-20 दिनों तक एक नैरो रेंज में घूम रहा हो। रेंज जितनी संकरी होगी, ब्रेकआउट उतना तेज होगा। मल्टीपल टच पॉइंट्स ऑन रेजिस्टेंस, जिस लेवल से ब्रेकआउट हो रहा है वो पहले कई बार हिट हो चुका हो, कम से कम 3 बार। इसका मतलब है उस लेवल पर सेलर्स बार बार एक्टिव हुए हैं। अब जब वो लेवल टूटेगा तो मोमेंटम तेज होगा। राइजिंग सपोर्ट लेवल्स, कंसोलिडेशन के दौरान हर लो पहले से ऊपर हो, इसका मतलब बायर्स पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। उदाहरण: कोई स्टॉक REO 180 ASIONO 190 की रेंज में 15 दिन से घूम रहा है और हर बार लो REO 180, फिर REO 190, फिर REO 190 आ रहा है, तो यह संकेत है कि डिमांड बढ़ रही है। अब अगर REO 119 पर ब्रेकआउट होता है तो यह हाई क्वालिटी ट्रेड है। पॉइंट 2, वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी फिल्टर्स, जब चुप्पी के बाद शोर आता है, लेखक बार बार कहते हैं वॉल्यूम से पता चलता है कि कौन खेल रहा है, रिटेल या इंस्टीट्यूशनल। इसलिए वॉल्यूम को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। की वॉल्यूम फिल्टर्स: प्री ब्रेकआउट वॉल्यूम, ड्राई अप, ब्रेकआउट से पहले के 5-10 दिनों में वॉल्यूम लो होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्राइस कॉम्प्रेस हो रहा है, लोग इंतजार में हैं। ब्रेकआउट डे वॉल्यूम 2x ऑफ 20 डे एवरेज, जब प्राइस ब्रेक करता है तो उस दिन का वॉल्यूम 20 दिनों की औसत से कम 2 गुना हो। यह फोर्सफुल पार्टिसिपेशन को दर्शाता है।
वॉलेटिलिटी फिल्टर, एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। कंप्रेशन, यदि एटीआर घट रहा है और प्राइस साइडवेज है तो यह एक्सप्लोजन से पहले का संकेत है। ब्रेकआउट के बाद जब एटीआर स्पाइक करता है तो मोमेंटम कंफर्म होता है। बोनस टिप, ब्रेकआउट प्लस एटीआर एक्सपेंशन प्लस वॉल्यूम, स्पाइक ऑस्केट ट्रिपल कॉन्फर्मेशन। ट्रेड पॉइंट 3 फंडामेंटल फिल्टर्स, जब टेक्निकल से पहले आंकड़े साथ दें। लेखक मानते हैं कि प्योर टेक्निकल ट्रेडर होते हुए भी कुछ बेसिक फंडामेंटल फिल्टर्स आपके ब्रेकआउट को और मजबूत बना सकते हैं। क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ, जिन स्टॉक्स में पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखी हो, ऐसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन चांसेस ज्यादा होते हैं। सेक्टर स्ट्रेंथ, जिस सेक्टर में ब्रेकआउट स्टॉक है, क्या उस सेक्टर में बाकी स्टॉक्स भी तेजी में हैं? स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट इंस्टीट्यूशनल बाइंग, अगर एफआईआई या डीआईआई ने पिछले दिनों में उस स्टॉक में बाइंग की है तो वह ब्रेकआउट ज्यादा टिकाऊ होता है। यह जानकारी आप बल्क डील्स या डिलीवरी वॉल्यूम से समझ सकते हैं। फंडामेंटल फिल्टर्स आपको यह समझने में मदद करते हैं कि यह ब्रेकआउट सिर्फ चार्ट का कोइंसिडेंस है या किसी गहरी कहानी का हिस्सा। चैप्टर 9, ब्रेकआउट एग्जीक्यूशन सिस्टम, अपनी ट्रेडिंग को मशीन जैसा सटीक बनाएं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सटीक वाक्य से करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंसानी कमजोरी से मुक्त होती है। यानी आपकी ट्रेडिंग का तरीका जितना नियमबद्ध, दोहराव योग्य और ठंडे दिमाग से किया गया होगा, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पॉइंट 1, एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट। हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट जैसे डॉक्टर का प्रोटोकॉल लेखक मानते हैं कि सफल ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पर ब्रेकआउट देखने से नहीं होती, बल्कि हर ट्रेड से पहले एक स्पष्ट चेकलिस्ट को फॉलो करने से होती है। यहां लेखक एक आदर्श 8 पॉइंट चेकलिस्ट साझा करते हैं। 1, क्या ब्रेकआउट लेवल स्पष्ट और पूर्व निर्धारित था? 2, क्या पिछले 10 दिनों में प्राइस ने टाइट रेंज में कंसोलिडेट किया है? 3, क्या ब्रेकआउट पर वॉल्यूम औसत से कम 2 गुना है? 4, क्या कैंडल का क्लोज रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है? 5, क्या हायर टाइम फ्रेम वीकली या डेली पर स्ट्रक्चर स्ट्रांग है? 6, क्या आरएसआई 60 से ऊपर है और राइजिंग है? 7, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पहले से तय हैं? 8, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1.2 है? यदि इन 8 में से कम 6-7 पॉइंट्स यस हैं तो लेखक मानते हैं कि यह ट्रेड लेने लायक है। यदि 5 या उससे कम यस है, नो ट्रेड। यह चेकलिस्ट एग्जीक्यूशन को रूल बेस्ड बनाता है, जिससे आप कंफ्यूजन और इंपल्स से बचते हैं। पॉइंट 2, ट्रेड मैनेजमेंट फ्लो। एक बार एंट्री हो गई, अब क्या करें? लेखक के अनुसार एंट्री के बाद शुरू होता है असली ट्रेड, यानी उसे मैनेज करना। इसके लिए वह एक 3 स्टेप फ्लो सुझाते हैं। बेक, फेज 1, इनिशियल मूव। जैसे ही ब्रेकआउट होता है और प्राइस 2-3% ऊपर जाता है, एसएल को एंट्री के आसपास लाना चाहिए, ब्रेक इवन या थोड़ा ऊपर। इस समय रिस्क रिमूवल फेज शुरू होता है। 2, फेज 2, फॉलो थ्रू। यदि अगले 2-3 दिन में प्राइस मोमेंटम दिखाता है, हायर हाइज एंड हाई वॉल्यूम, ट्रेलिंग एसएल लागू करें, जैसे कि पिछली दिन की लो पर या 20 ईएमए पर। यदि ट्रेड 5%, 8% ऊपर चला गया है तो आंशिक प्रॉफिट बुकिंग करें, पार्शल एग्जिट। 3, फेज 3, मैच्योरिटी और फेलियर। यदि स्टॉक आपके टारगेट से 10%, 15% पर पहुंचता है, फुल एग्जिट। अगर मोमेंटम फीक पड़ता है, वॉल्यूम घटता है और प्राइस साइडवेज हो रहा है, एग्जिट या टाइटन एसएल। एसएल हिट हो जाए तो भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अगला ट्रेड प्लान करें। यह फ्लो सिस्टमिक सोच सिखाता है, जिससे हर ट्रेड एक प्रोसेस बन जाता है, न कि होप वर्सेस फियर का खेल। पॉइंट 3, ट्रेड जर्नल। एग्जीक्यूशन के बाद सबसे जरूरी टूल लेखक बार बार कहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप कहां गलत हैं तो अपने हर ट्रेड का पोस्टमार्टम कीजिए। इसके लिए वे ट्रेड जर्नल को सबसे जरूरी साथी मानते हैं, जिसमें हर एंट्री, एग्जिट, रीजन, वॉल्यूम, पैटर्न, एसएल, आरआर रेशियो और इमोशन लॉग किया जाए। सजेस्टेड जर्नल फॉर्मेट, डेट ऑफ ट्रेड, स्टॉक नेम, सेटअप पैटर्न, फ्लैग कप, etc. एंट्री लेवल एसएल, टारगेट पोजीशन, साइज, रिस्क टेकन, आउटकम,
win loss, mistake, if any, emotion, noted, fear, greed, overconfidence, etc. यह सिस्टम आपको समय के साथ बेहतर बनाता है। ट्रेड जर्नल वही है जो एक खिलाड़ी की वीडियो एनालिसिस होती है, हर मैच के बाद उसकी खुद की स्टडी। चैप्टर 10, फ्रॉम नॉलेज टू एक्शन। अब शुरुआत करें पर सिस्टम के साथ। लेखक कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक सुपर पावर की तरह है, लेकिन बिना अनुशासन यह आपके लिए विनाश भी ला सकती है। आपने इस किताब में अब तक वो हर पहलू सीखा जो किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। पैटर्न्स, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन। अब समय है उन ज्ञान के टुकड़ों को एक रूपरेखा में बदलकर उन्हें एक पर्सनल ट्रेडिंग सिस्टम में ढालने का, जो सिर्फ आपको सूट करे। पॉइंट 1, एक पर्सनलाइज्ड ब्रेकआउट प्लेबुक बनाइए। लेखक सुझाव देते हैं कि हर सफल ट्रेडर के पास एक प्लेबुक होनी चाहिए, यानी ऐसी फाइल या डॉक्यूमेंट जिसमें उसके ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के सारे हिस्से समाहित हों। आपकी प्लेबुक में क्या होना चाहिए? गेक पैटर्न लाइब्रेरी, 3-5 ब्रेकआउट पैटर्न्स जो आप सबसे अच्छे समझते हैं, उनके एंट्री रूल्स, टारगेट, एसएल और पास्ट एग्जाम्पल्स। 2, एंट्री क्राइटेरिया, कौन से फिल्टर्स आपके लिए सबसे जरूरी हैं, वॉल्यूम, एमए, आरएसआई, एटीआर आदि। 3, पोजीशन साइजिंग, रूल्स, कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगेगा, रिस्क पर ट्रेड, पॉज फॉर योर 1% या 2%। 4, एग्जिट फ्रेमवर्क, एसएल कहां होगा, पार्शियल एग्जिट कब होगा, फाइनल टारगेट क्या होगा। 5, जर्नल फॉर्मेट, आप कैसे हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखेंगे। इस प्लेबुक को एक बार बनाइए और हर हफ्ते उसे रिव्यू कीजिए। यह आपके अनुभवों से और बेहतर होती जाएगी, और यहीं से शुरू होता है असली लर्निंग कर्व। पॉइंट 2, बैक टेस्ट, पेपर ट्रेड, रियल ट्रेड का रास्ता अपनाइए। किताब पढ़ने और स्ट्रैटेजी समझने से ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं सीखी जा सकती, उसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल जर्नी के रूप में देखना होगा।